थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। कॉस्टाव कई बार देश के लिए मर मिटने को तैयार हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स अपना काम ऑनेस्टली नहीं कर पाते। पावरफुल लोगों के खिलाफ आवाज उठाने जाते हैं तो सिस्टम का ही शिकार बन जाते हैं। लेकिन रिसेंटली मैंने Z5 पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कॉस्टाव मूवी देखी और तब मुझे एक ऐसे जाबाज कस्टम ऑफिसर कॉस्टाव फर्नांडिस के बारे में पता चला जिसने पावरफुल लोगों के अगेंस्ट जाकर, सिस्टम के अगेंस्ट जाकर एक ऐसा काम किया जिसे शायद ही कोई आम इंसान अंजाम दे पाता। 16 मई 1991 गोवा के वर्का विलेज के लोग अपना काम कर रहे थे। तभी फुल स्पीड पर एक व्हाइट कॉन्टेसा कार विलेज के एक कोने से आई और अचानक ही एक मोटरसाइकिल ने उस कार को ओवरटेक किया और उसे रोक दिया। उस मोटरसाइकिल वाले और कार के ड्राइवर में बहस होने लगी और मोटरसाइकिल वाला कार के अंदर घुस गया। कार वाले ने चाकू निकाला और कुछ देर बाद कार से एक जोर की चीखने की आवाज आई। वो चीख उस कार वाले की ही थी। कार का ड्राइवर मर चुका था। इतने वो मोटरसाइकिल वाला घायल हालत में बाहर निकला। उसने कार की डिक्की खोली और उसमें से सोने के बिस्किट निकालकर सब गांव वालों को बताया कि वो एक कस्टम्स ऑफिसर है और ये कार एक गोल्ड स्मगलर की है। लेकिन आसपास खड़े लोगों में से किसी ने उस घायल कस्टम्स ऑफिसर की मदद नहीं की। उसने उस कार को वहीं रोकने के लिए उसके टायर पंक्चर किए और वो बीच की तरफ एक गली में भाग गया। गांव वालों की चाहकर भी उस कार वाले इंसान को छूने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गोवा के फॉर्मर सीएम और साउथ गोवा के सबसे बड़े पॉलिटिशियन का भाई था। जब उस पॉलिटिशियन को पता चला कि उसके भाई को किसी ने मार दिया है तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने पूरे गोवा को सर पर उठा लिया। उस कस्टम्स ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया और उसका नाम था कॉस्टाव फर्नांडिस। उस पॉलिटिशियन के गुंडे और पुलिस दोनों कॉस्टाव के घर गए, लेकिन कॉस्टाव फरार था। उस पॉलिटिशियन ने बयान दिया कि ये सब एक पॉलिटिकल साजिश है और उसके भाई को फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कॉस्टाव एक गद्दार क्रिमिनल है। पूरा गोवा कॉस्टाव को ढूंढने के लिए बंद कर दिया गया, पर कॉस्टाव का कोई नामो निशान ही नहीं था। पुलिस उसकी फैमिली पर प्रेशर डालने लगी। हर कोई सिर्फ कॉस्टाव को ढूंढ रहा था। अगली ही रात कॉस्टाव अचानक से वापस आ गया और उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया। पर उसी दौरान उस पर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद सबने उसका सच सुना। एक ऐसा सच जिसने ना ही पूरे गोवा को हिलाकर रख दिया, बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड लैंडिंग्स का भी पर्दाफाश किया। गोवा के 1961 में आजाद होने के बाद कई गैंग्स सोने और ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए पोर्ट्स का इस्तेमाल करते थे। स्मगलिंग दिन ब दिन बढ़ती गई और उनसे डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कस्टम्स ऑफिसर की। ऐसा ही एक कस्टम्स ऑफिसर था कॉस्टाव फर्नांडिस, जिसने 1979 में कस्टम्स को ज्वाइन किया। कॉस्टाव अपने डिपार्टमेंट के सबसे ब्रेव और ऑनेस्ट ऑफिसर्स में से एक था। कॉस्टाव कोस्ट लाइंस पर आने वाली सभी बोट्स और ट्रॉलर्स पर नजर रखने लगा, क्योंकि उसे टिप मिली थी कि ऐसे ही ट्रॉलर्स और कमर्शियल बोट्स का यूज करके स्मगलर्स दुबई और रशिया जैसी कंट्रीज से सोना और ड्रग्स इंडिया भेजते थे। उसने कई स्मगलर्स को पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो सब इस स्मगलिंग माफिया का एक बहुत ही छोटा हिस्सा थे। इसी बीच कॉस्टाव को खबर मिली कि गोवा के उस बड़े पॉलिटिशियन और उसके भाई डिमेलो का गोवा में हो रही गोल्ड स्मगलिंग में एक काफी बड़ा हिस्सा है। कॉस्टाव ने कई हफ्तों तक डिमेलो की हर एक मूवमेंट पर नजर रखी और फिर एक दिन कॉस्टाव को उसके खिलाफ एक टिप मिली। एक ऐसी टिप जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसे पता चला कि उसी साल 1991 मई में डिमेलो एक ट्रॉलर के जरिए हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड लैंडिंग्स को अंजाम देने वाला था, जिसमें करीब 1500 किलो सोना था, जिसकी कीमत आज के दिन में करीब 1500 करोड़ होती। कॉस्टाव ने इस टिप के बारे में ज्यादा ऑफिसर्स को नहीं बताया था, क्योंकि कोई भी उसे धोखा दे सकता था। कॉस्टाव ने डिसाइड किया कि वो अकेले ही इस ऑपरेशन को हैंडल करे, क्योंकि डिमेलो या उस पॉलिटिशियन के स्मगलिंग ऑपरेशंस के बारे में अगर कोई भी बात करता तो वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर मारा जाता था। कॉस्टाव ने रात दिन फटाडे बीच का सर्वे करना शुरू कर दिया
उसने बीच के पास एक खुफिया जगह पर अपना एक सीक्रेट चेक पोस्ट बनाया। जैसे जैसे लैंडिंग की डेट पास आने लगी, डिमेलो की व्हाइट कॉन्टेसा कार फटाडे बीच के आसपास एक कंस्ट्रक्शन के बहाने कई बार वहां चक्कर लगाती रही। डिमेलो ने उस कंस्ट्रक्शन साइट पर चक्कर मारा था। कोस्टाओ ने रात भर उन पर नजर रखी। फिर 16 मई 1991 को सब कुछ बदल गया। सुबह सुबह कोस्टाओ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए अपने घर पहुंचा था, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद सुबह के 10:30 बजे उसे एक कॉल आया। इस कॉल से उसे पता चला कि कार्मोना बीच के आसपास डिमेलो कुछ एक्टिविटी कर रहा है। कोस्टाओ तुरंत अपनी बाइक पर वहां पहुंचा और उसने देखा कि डिमेलो का भाई बीच के पास ही बार में बैठा हर चीज पर निगरानी रख रहा था। इतना ही नहीं, वो व्हाइट कॉन्टेसा कार और उनके साथी की एक सफेद मारुति कार बीच के पास ही पार्क थी। कोस्टाओ तुरंत अपनी बाइक के साथ एक कोने में छुप गया। उसने देखा कि कुछ लोग बैटरी जैसे भारी बॉक्सेस ट्रॉलर से निकालकर उसी व्हाइट कॉन्टेसा में भर रहे हैं, और वो भी डिमेलो की देखरेख में। सारे बैटरी बॉक्सेस कॉन्टेसा में भरकर डिमेलो उसमें बैठा और वर्का विलेज की तरफ निकल गया। कोस्टाओ बिना रुके उस कॉन्टेसा का पीछा करता रहा। उस व्हाइट कॉन्टेसा ने कोस्टाओ से बचने की कोशिश की, लेकिन वर्का विलेज से निकलने से पहले ही कोस्टाओ ने उसको ओवरटेक किया और उस व्हाइट कॉन्टेसा कार को रोक दिया। लेकिन डिमेलो ने उसकी बाइक को सड़क पर कोस्टाओ के साथ रगड़ दिया, जिसकी वजह से कोस्टाओ घायल हो गया। लेकिन घायल हालत में भी कोस्टाओ गाड़ी की खिड़की से अंदर घुस गया और डिमेलो को पकड़कर उसे सरेंडर करने को कहा। डिमेलो ने जवाब में एक बहुत बड़ा चाकू निकाल लिया और वो कोस्टाओ पर अटैक करने लगा। कोस्टाओ ने अपने बचाव में उसका हाथ पकड़ा और उस चाकू को छीनने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच वो चाकू डिमेलो को लग गया और डिमेलो की जान चली गई। कोस्टाओ ने अपने सेल्फ डिफेंस में एक क्रिमिनल को मार दिया था। कोस्टाओ कार से बाहर निकला और गाड़ी की डिक्की से उन बैटरी बॉक्सेस से सोना निकालते हुए उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी। लेकिन जब उसने देखा कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए वहां से फरार हो गया और उसने सरेंडर करने से पहले पूरा दिन और रात गोवा के एक वीराने जंगल में बिताया। कोस्टाओ के सीनियर दयाशंकर और बाकी काफी सारे कस्टम ऑफिशियल्स को कोस्टाओ पर विश्वास था, क्योंकि कोस्टाओ के बयान के साथ 3 वर्का विलेज के विटनेस के बयान भी सामने आए, जिनके अकॉर्डिंग डिमेलो की मौत के बाद उसका पॉलिटिशियन भाई वर्का पहुंचा और उसने अपने साथियों के साथ सोने को ठिकाने लगाया। लेकिन उस पॉलिटिशियन के प्रेशर के नीचे काम करती हुई सीबीआई और पुलिस का कुछ और ही मानना था। उनके हिसाब से कुछ विटनेसेस ने बयान दिया है कि डिमेलो की मौत के बाद उसके सारे भाई वहां आए थे, लेकिन कार में ना ही उन्हें कोई सोना मिला और ना ही कोस्टाओ ने डिक्की से सोना निकालते हुए किसी से मदद मांगी थी। उस पॉलिटिशियन ने कहा कि उनके परिवार में से कोई भी स्मगलिंग का हिस्सा नहीं था और कोस्टाओ ने डिमेलो से बदला लेने के लिए उसे मारा था। सीबीआई ने कोस्टाओ के अगेंस्ट मर्डर चार्जेस फाइल किए। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। इन सब के बीच कोस्टाओ और उसके परिवार को ढेर सारे डेथ थ्रेट्स आने लगे। उन पर कई जानलेवा हमले भी हुए, पर कोस्टाओ ने लड़ना नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ महीनों में स्मगलिंग में इन्वॉल्व सारी व्हीकल्स को पुलिस ने ढूंढ लिया, जो लुइस बार के ओनर के बयान के साथ कोस्टाओ की थ्योरी से मैच कर रहा था। 1994 में कोर्ट ने कोस्टाओ के अगेंस्ट सारे चार्जेस ड्रॉप किए, लेकिन इसके बाद भी कोस्टाओ को मौत की धमकियां आना बंद नहीं हुई और इसीलिए वो अपने परिवार के साथ गोवा से शिफ्ट हो गया। 1996 में कोस्टाओ को अपनी ब्रेवरी के लिए प्रेसिडेंट्स मेडल मिला, लेकिन उस दिन के बाद से कोस्टाओ ने अपनी फैमिली के लिए हमेशा एक लो प्रोफाइल मेंटेन किया। कोस्टाओ आज भी गोवा जाते हैं तो लोग उन्हें उनकी बहादुरी के लिए पहचानते हैं। कोस्टाओ और उनकी बहादुरी की कहानी पूरे कस्टम्स डिपार्टमेंट और गोवा में आज भी फेमस है। अगर आपको कोस्टाओ और उनकी कहानी के बारे में और जानना है तो ZEE5 की नई मूवी कोस्टाओ को अभी चेकआउट करें, जिसमें फेमस एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद कोस्टाओ फर्नांडिस का रोल कर रहे हैं। तो जल्दी से जाओ और कोस्टाओ की मूवी देखो। स्ट्रीमिंग नाउ ओनली ऑन ZEE5।